तो आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का फैसला करा है उस वीडियो को बनाने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि इस टॉपिक में घुसने से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो आपको जैसा कि टाइटल देख के अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम जो है बेसिकली डीसी कॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। और मेरे चैनल के ऊपर डीसी कॉमिक्स के ऊपर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कम है और इसलिए आप लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि डीसी का कंटेंट और से और बनाओ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर डीसी कॉमिक्स रीबर्थ को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि रीबर्थ को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अब तक डीसी कॉमिक्स में कितने रीबूट्स होते हुए आए हैं, कितने रीलॉन्चेस हुए हैं और किस किस तरीके से डीसी ने अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन को बार बार चेंज करने की कोशिश करी है और इसमें अलग अलग चेंजेस करी हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डीसी कॉमिक्स के जितने भी अब तक रीबूट्स हुए हैं, रीलॉन्चेस हुए हैं, वो किस तरीके से हुए हैं और उनके पीछे क्या क्या रीजन थे। तो चलिए बिना अपनी टाइमलाइन को रीसेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक होता है हार्ड रीबूट और एक होता है सॉफ्ट रीबूट। हार्ड रीबूट के अंदर ये होता है कि बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, अगर मूवीज़ की बात करें और अपने जब अगला रीबूट करा तो उसके जरिए पिछला जो कुछ भी गुजरा था वो सब कुछ वाइप आउट कर दिया गया है। मतलब अब अगर आप नए कॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं तो जो पीछे गुजर चुका है उसका उससे कोई लिंक नहीं है। अब जो नई स्टोरीज आ रही हैं वो इस पूरी की पूरी स्टोरी को एक जीरो से स्टार्ट कर रही हैं और जो पीछे होता हुआ है वो सब बेकार हो गया है। और इसके अलावा जो दूसरा रीबूट है वो कहलाता है सॉफ्ट रीबूट। तो सॉफ्ट रीबूट बेसिकली रेडकॉन को कहा जाता है, यानी कि अगर आपको छोटे मोटे चेंजेस करने किसी कैरेक्टर के हवाले से और किसी पूरी की पूरी कम्युनिटी के हवाले से आप एक कॉमिक बुक रिलीज करते हैं जिसमें आप बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें पहले इस तरह से हुआ करती थी, अब ये चीज़ें इस तरह से हैं। और कभी कभार राइटर जो है सॉफ्ट रिबूट को दिखाने के लिए पूरे पूरे इवेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि इसके जरिए उनकी स्टोरी भी बिक सके और जो चेंजेस यूनिवर्स के अंदर हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो अगर हम इसी तरह डीसी कॉमिक्स की बात करें और जो सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैं डीसी कॉमिक्स को रेगुलरली अपने चैनल पे शेयर नहीं करता हूँ वो यही है कि डीसी कॉमिक्स के अंदर रीबूट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हमने जितनी भी पिछली स्टोरीज पढ़ी हुई होती हैं वो बिल्कुल बेमायने हो जाती हैं और कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही होती। और सारे के सारे रीबूट्स के पीछे डीसी ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करा है, अपना पैसा वेस्ट करा है और अपने बहुत ज़्यादा लॉयल रीडर्स को भी वेस्ट कर दिया है। क्योंकि अक्सर जब रीबूट होता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं और जो पुराने रीडर्स होते हैं उनको वो चेंजेस पसंद नहीं आती हैं और इसलिए वो कॉमिक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर डीसी को फायदा भी होता है कि जिस तरह से अब उन्होंने एक चीज़ को जीरो से स्टार्ट करा है तो जो नए रीडर्स हैं जो कि पिछले 50 साल के कॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं अब उनको एक मौका मिला है डीसी कॉमिक्स में कूदने का और वो सबको जान सकते हैं। तो इन सारे के सारे रीबूट को समझने के लिए हम सबसे पहले डीसी कॉमिक्स की शुरुआत में चलते हैं। तो जब डीसी कॉमिक्स शुरू हुए थे 1930s के लेट के अंदर तो उस वक्त जो है कॉमिक बुक्स कोई इतना बड़ा मीडियम नहीं माना जाता था और किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 50-60 साल के बाद कॉमिक बुक्स इतने मशहूर हो जाएंगे कि उनको मूवीज़ के अंदर अडॉप्ट किया जाने वाला है और वही इस टाइम की जो है हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ भी मानी जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे होता इस तरह से था कि जब सुपरमैन, बैटमैन ये अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए गए थे तो इनको अलग अलग राइटर्स लिखा करते थे और हर राइटर जो है इनको अपनी ही एक यूनिवर्स के अंदर क्रिएट करता था और वो अपनी एक यूनिवर्स के अंदर उस कैरेक्टर के साथ खेला करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स बनना शुरू हुए और क्रॉस ओवर होना शुरू हुए तो ये कंफ्यूजन आना शुरू हुआ कि आखिरकार बैटमैन सुपरमैन के कॉमिक्स में किस तरह दिख रहा है, आखिरकार फ्लैश जो है वो बैटमैन के साथ कैसे नजर आ रहा है। और एक वक्त में डीसी कॉमिक्स में ऐसा हो गया था कि हमें दो फ्लैश नजर आ रहे थे, जहाँ पे एक बैरी एलन का मेन फ्लैश था और इसके अलावा एक और दूसरा फ्लैश पहले से ही मौजूद था जो कि जे गैरिक प्ले करते थे। अब बहुत ज्यादा कम्युनिटी के अंदर इस बात के ऊपर बहस छिड़ गई थी कि आखिरकार दो फ्लैश कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि बैरी एलन वाला जो फ्लैश था वो लिटरली जो है जे गैरिक वाले फ्लैश को एक कॉमिक के अंदर रीड कर रहा था। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि जो हम कॉमिक रीड कर रहे हैं वो ही कोई और कॉमिक रीड कर रहा है, एक दूसरी यूनिवर्स का फ्लैश। तो जिस तरह से अब यहाँ पे जो है एक कैरेक्टर के बहुत ज्यादा वर्जन नजर आने लग गए थे और उसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि किस तरह से नजर आ रहे हैं, तो फिर डीसी कॉमिक्स के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक तरह की अर्थ बहुत सारी मौजूद है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर और वहाँ पे एक ही कैरेक्टर की अलग अलग वर्जन मौजूद हैं। तो इन सारी की सारी चीजों के बावजूद भी डीसी के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी। कभी वो अपनी मेन अर्थ प्राइम को कहते थे, कभी वो अर्थ 1 को कहते थे और कभी अर्थ 2 को कहते थे और इसी तरह सारी की सारी अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो चुकी, तो रीडर्स के लिए समझना काफी मुश्किल हो गया था। तो ये सारे के सारे मसले जितने भी थे डीसी को इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आया कि उनको अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन को जो है रीसेट करना पड़ेगा, अपने कॉमिक्स को रीबूट करना पड़ेगा। और इन्होंने ये रीबूट जो करा था ये बहुत ज्यादा शानदार तरीके से करा था, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला क्राइसिस इवेंट बनाया था जिसको द क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ कहा जाता है, जो कि 1986 का जो एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट था। इसके अंदर होता ही है कि बेसिकली एंटी मॉनिटर नाम का एक शख्स होता है जो कि सारी की सारी अर्थ को खत्म कर रहा था, यानी कि सारी की सारी मल्टीवर्स के अंदर जो यूनिवर्सेस थी उनको एक एक करके खत्म कर रहा था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बसड़ होती है जिसके अंदर नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसके एंड में होता ही है कि सिर्फ 5 अर्थ बचती हैं और उन 5 अर्थ को जो है आखिर में एक अर्थ के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है। अब इससे होता ही है कि जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सेस थी डीसी के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करती थी उन सबके कुछ कुछ मेन कैरेक्टर जो कि फैन फेवरेट हुआ करते थे उनको हमारी एक मेन यूनिवर्स के अंदर ले आया गया और बाकी सारी यूनिवर्सेस खत्म कर दी। तो इस पॉइंट पे आके डीसी ने जो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अपने कॉमिक्स से बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि सिर्फ अब एक ही अर्थ मौजूद है
और जो 5 अर्थ थे जिनके अलग अलग कैरेक्टर्स जो बच गए थे वो एक अलग तरह के डायमेंशन में चले गए थे जिसको पैराडाइज डायमेंशन कहा जाता था। और ये चीज काफी अर्से तक इसी तरह कॉमिक्स के अंदर कायम रही कि डीसी के अंदर सिर्फ एक ही मेन यूनिवर्स थी। इस रिबूट के अंदर जो मेन हाईलाइट थी वो ये थी कि यहाँ पे जो फ्लैश द बैरी एलन था उसने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुपर गर्ल थी वो भी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो चुकी थी। और डीसी कॉमिक्स के अंदर होने वाला ये सबसे पहला और हार्ड रिबूट माना जाता है जिसने पूरी की पूरी पिछली कंटिन्यूटी को खत्म करके एक नई कंटिन्यूटी बनाने का फैसला किया था। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट इवेंट आता है 0 आवर क्राइसिस इन टाइम जो कि 1994 के अंदर रिलीज किया गया था और ये एक तरह का सॉफ्ट रिबूट था। अब इस स्टोरी के अंदर होता ही है कि यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न के पास पैरालेक्स की पावर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा करप्ट हो जाता है और लिटरली यहाँ पे पूरी की पूरी डीसी कम्युनिटी जो है ग्रीन लैंटर्न से लड़ रही थी यानी हेल जॉर्डन से। और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ पे भी हेल जॉर्डन जो यूनिवर्स को खत्म करने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे जो सारे के सारे पावर्स के बीच अलग अलग रेडकॉन्स कर दिए गए थे। जो कुछ भी टाइमलाइंस के मसले इस वक्त डीसी कॉमिक्स के अंदर चल रहे थे उनको यहाँ पे जो है सही करने की कोशिश की गई। कुछ चीजें जिनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई। लेकिन क्या ये इवेंट एक सॉफ्ट रिबूट के तौर पर सक्सेसफुल रहा था तो इसके बारे में फैंस के अलग अलग ओपिनियन है। मैं खासतौर पे ये मानता हूँ कि इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं था बल्कि कुछ चीजें जो थी वो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। तो इसी के बाद हम अपने नेक्स्ट रिबूट के ऊपर चलते हैं जो कि इन्फिनाइट क्राइसिस का इवेंट था जो कि 2005 के अंदर हुआ था। और देखा जाए तो ये भी एक सॉफ्ट रिबूट ही था। तो ये इन्फिनाइट क्राइसिस का जो इवेंट है आप उसको नाम से समझ ही गए होंगे कि ये क्राइसिस इन इन्फिनाइट अर्थ का सीक्वल था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फिनाइट क्राइसिस के अंदर कुछ सुपर हीरोज को जो है एक अलग डायमेंशन के अंदर छोड़ दिया गया था जिसमें अर्थ 3 का लेक्स लूथर था, अर्थ 1 का सुपरमैन था, लुइस लेन थी, इसके अलावा अर्थ प्राइम का सुपर बॉय वहां पे मौजूद था। तो ये जब इन्फिनाइट क्राइसिस के बाद से यूनिवर्स चलना शुरू हुई तो इस पॉइंट पर आगे डीसी कॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डार्क चीजें होने लग गई थी। और ये सारे के सारे कैरेक्टर जो कि इस वक्त पैराडाइज डायमेंशन के अंदर मौजूद थे वो इस बात का फैसला करते हैं कि हमारे हीरो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने लिटरली अपने आप को कुर्बान कर दिया था ताकि वो एक यूनिवर्स कायम रह सके। तो वहीं पे सुपर बॉय प्राइम जो है वो पूरे के पूरे फैब्रिक ऑफ रियलिटी को पंच करना शुरू करता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर उथल पुथल मच जाती है। इन दी एंड इस पूरे के पूरे इवेंट से होता ही है कि वहां पे जो है लेक्स लूथर वो दोबारा से मल्टीवर्स को क्रिएट करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी अर्थ को वापसी लेकर आ सके और वो लोग दोबारा अपनी जिंदगी में लौट सकें। तो इसी बीच इस पूरे के पूरे इवेंट के एंड में होता ही है कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था क्राइसिस इन इन्फिनाइट अर्थ के अंदर, इन्फिनाइट क्राइसिस के जरिए सारी की सारी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा लाया गया था। इसी के ठीक बाद जो एक छोटा सा इवेंट हुआ था जिसको 52 के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर हमें बेसिकली ये बात बताई गई थी कि जो पूरी की पूरी मल्टीवर्स क्रिएट हुई है उसके अंदर अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस नहीं है बल्कि सिर्फ 52 यूनिवर्सेस मौजूद हैं। यानी हमारी अर्थ जैसी 51 और यूनिवर्सेस हैं जो कि इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। इसी के बाद हमारे पास तीसरा क्राइसिस का इवेंट आता है जो कि फाइनल क्राइसिस जो कि 2007 के अंदर हुआ था। और बेसिकली ये कोई हमारी एक तरह का सॉफ्ट रिबूट या हार्ड रिबूट नहीं है लेकिन मैंने इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए करा है क्योंकि बेसिकली इस इवेंट के जरिए सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी को इस बारे में पता चला था कि वो लोग अब एक यूनिवर्स के अंदर नहीं बल्कि एक मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है। क्योंकि इससे पहले तक सुपर हीरो कम्युनिटी को इस बारे में नहीं पता था कि अब मल्टीवर्स दोबारा से क्रिएट हो चुकी है और उसने बेसिकली इन सारे के सारे हीरोज को बताने का काम करा था। तो इसको भी एक तरह से सॉफ्ट रिबूट माना जाता है जहाँ पे ये रेडकॉन्स किए गए थे कि अब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं यहीं पे तीनों क्राइसिस इवेंट को अगर यहाँ पे रैप अप करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा। क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ जो थे उसने सारी की सारी मल्टीवर्स को खत्म किया था, इन्फिनाइट क्राइसिस मल्टीवर्स को वापसी लेकर आया था और फाइनल क्राइसिस जो था बेसिकली वो इसीलिए था ताकि इसके जरिए बताया जा सके रीडर्स को और कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स को कि अब मल्टीवर्स वापसी लौटकर आ चुकी है, मतलब अब खतरनाक तरह के खतरे आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम डीसी के सेकंड रिबूट की बात करें जो कि एक हार्ड रिबूट था जिसने पिछले सारे के सारे कॉमिक्स जो कि मैं इतना लंबा चौड़ा के साथ जिक्र करते हुए आया हूँ उनके ऊपर माचिस डाल की आग लगा दी और एक नई कंटिन्यूटी शुरू कर दी जिसका नाम था फ्लैश पॉइंट। तो अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें तो जब इसकी शुरुआत की गई थी उनके राइटर्स ने अभी भी नहीं सोचा था कि ये डीसी का रिबूट होने वाला है। उन्होंने इसको एज अ फ्लैश स्टोरी लिखा था जिसके अंदर बैरी एलन टाइम ट्रैवल करके अपनी माँ को बचा लेता है। लेकिन जब अपनी माँ को बचाता है तो उस वजह से इसकी पूरी की पूरी यूनिवर्स बदल चुकी होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई होती है। जिस तरह बैटमैन जो है वो ब्रूस वेन की जगह थॉमस वेन बन गए होते हैं, यहाँ पे बिली बैटमैन शज़ैम बनता है, यहाँ पे सारे के सारे किड्स मिलके जो है शज़ैम बनते हैं। वंडर वुमन और एक्वामैन एक दूसरे से जंग के ऊपर लगे होते हैं और ये पूरी की पूरी दुनिया एक केओटिक दुनिया बन चुकी होती है। और सबके पीछे में पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश मौजूद है जो कि फ्लैश का विलन होता है। और इन दी एंड जब फ्लैश अपने उस विलन को हरा के पूरी की पूरी यूनिवर्स को रिस्टोर करता है तो पिछली जितनी भी चीजें आज तक हुई भी होती हैं वो सब कुछ वाइप आउट हो जाती हैं, मतलब क्लीन स्लेट। तो क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ के बाद फ्लैश पॉइंट ही है जो दूसरा बड़ा हार्ड रिबूट था जिसके जरिए पूरी की पूरी कंटिन्यूटी को मिटा दिया गया था पिछली और एक नई शुरुआत की गई थी। इसके जरिए जितने भी यहाँ पे जो हमारे पास इश्यूज रिलीज होना शुरू हुए थे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन के, उनको 0 से स्टार्ट किया गया था, उनकी नंबरिंग 0 कर दी गई थी और उनके अंदर उनके नए ओरिजिन्स बताए गए थे, उनके अंदर चेंजेस की गई थी
ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्लैश पॉइंट के बाद जो हमारे पास नया एरा आया था उसको न्यू 52 कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरा को शुरू करने के लिए 52 अलग अलग टाइटल्स को लॉन्च किया गया था जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज को बता रहे थे। और ये बात भी स्टैब्लिश की गई थी कि न्यू 52 के अंदर भी सिर्फ 52 आरसी मौजूद हैं और इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर 52 आरसी रहने वाली हैं। अगर हम न्यू 52 की बात करें तो नए जो रीडर्स थे उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करा, डीसी ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया जो कि वो कमाने के लिए ये सब करता है। लेकिन यहाँ पे जो पुराने रीडर्स थे उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस कर दी गई थी। सुपरमैन के कैरेक्टर को बहुत अलग दिखाया गया था, कुछ फैन फेवरेट कैरेक्टर्स थे उनको खत्म कर दिया गया था टोटली। और सबसे बड़ी बात, वॉली वेस्ट का जो यहाँ पे फ्लैश था उसको रिप्लेस करके यहाँ पे बैरी एलन के फ्लैश को एज अ मेन फ्लैश दिखाया जा रहा था और वॉली वेस्ट का नाम यहाँ से गायब भी हो चुका था, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसी के बाद फिर इस पूरी न्यू 52 के अंदर एक और इवेंट होता है जिसका नाम कन्वर्जेंस था। और कन्वर्जेंस एक ऐसा इवेंट है जो कि डीसी का अब तक का वर्स्ट इवेंट माना जाता है और ये भी एक तरह का सॉफ्ट रिबूट है जिसके अंदर इस बात को स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली कि जो पिछली अर्थ थी यानी कि फ्लैश पॉइंट से पहले वाला जो एरा था यानी कि इन्फिनाइट क्राइसिस वाला, फाइनल क्राइसिस वाला, वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं भी जिंदा है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी अभी मौजूद हैं और वो भी एक बड़ी मल्टीवर्स का हिस्सा है। तो मतलब कन्वर्जेंस ने इस बात को स्टैब्लिश करा था कि डीसी ने जो रीबूट करा है वो अब उसका भी रीबूट कर रहे हैं और जो रीबूट वो पहले ही कर चुके थे। तो मतलब इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये इवेंट इतना ज्यादा वर्स गया था कि डीसी ने कभी इसके ऊपर दोबारा पलट के बात भी नहीं करी। तो इसी के बाद जो हमारे पास हमारा अगला इवेंट आता है जो कि डीसी यूनिवर्स रीबर्थ का। जैसा कि कन्वर्जेंस का पूरा इवेंट फेल हो चुका था, जो वो कॉपरेट करना चाहते थे रीडर्स के बीच वो ना कर सके, तो उन्होंने नए तरह की अप्रोच करने का फैसला करा। अब रीबर्थ जो है वो कोई रीबूट नहीं है, वो सिर्फ एक सॉफ्ट रीबूट है और एक तरह का रीलॉन्च था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि न्यू 52 से रीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे काफी बोर होना शुरू हो चुके थे और वो चाहते थे कि डीसी की वो पुरानी स्टोरी सुनाई जाए जो कि पहले हुआ करती थी, जिसको लोग पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने रीबर्थ का नाम दिया और इसके जरिए उन्होंने अपने उन कैरेक्टर्स को वापस लाने का फैसला करा जिसको फैंस मिस कर रहे थे और उन रिलेशंस को हमारे साथ दिखाना शुरू करा जो कि न्यू 52 के अंदर मिसिंग थे। इसके अलावा जो सुपरमैन का कैरेक्टर था जो कि पूरे के पूरे न्यू 52 के अंदर बहुत ज्यादा वीक था, उसके पीछे का उन्होंने रीजन दिया और सुपरमैन एक तरह से रीबॉर्न हुआ। अब बहुत जल्द जो है मैं डीसी रीबर्थ को अपने चैनल पे शुरू करने वाला हूं, तो इसलिए इसकी मैं ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है डूम्सडे क्लॉक का इवेंट। अब डूम्सडे क्लॉक भी जो एक तरह का सॉफ्ट रिबूट था जिसके जरिए में ये बात स्टैब्लिश की गई थी जो फ्लैश पॉइंट का इवेंट हुआ था जिसमें पूरी की पूरी यूनिवर्स रीसेट हो गई थी, उसके पीछे दरअसल फ्लैश नहीं था बल्कि एक मिस्टीरियस बीइंग था और वो मिस्टीरियस बीइंग कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मैनहट्टन था। और हमें ये बात तब पता चलती है जब वॉली वेस्ट का फ्लैश जो है वापसी हमारी इस मेन यूनिवर्स के अंदर आता है, जिसको पहले तो सब भूल चुके होते हैं, लेकिन बैरी एलन से मिलने के बाद उसकी मेमोरीज वापसी आती हैं और तब जाके फ्लैश को इस बारे में पता चलता है कि ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स बनी हुई है न्यू 52 वाली, वो दरअसल उसने नहीं बनाई है बल्कि उससे किसी ने बनवाई थी और वो मिस्टीरियस शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मैनहट्टन होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इतने ज्यादा रीबूट और रीलॉन्चेस करने के बाद डीसी कॉमिक्स को होश आ गया होगा और अब वो शायद अपनी एक ही कंटिन्यूटी लेके चलने वाला है। लेकिन डीसी कॉमिक्स सिर्फ रीबूट्स के लिए तो मशहूर है, उसके अलावा उसने और किया क्या है कॉमिक्स के अंदर? मतलब मजाक कर रहा हूं, ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन इसके रीबूट्स यार कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। खैर इसके बाद अगर हम आगे चल के बात करें तो हमारे पास अगला इवेंट आता है डार्क नाइट्स डेथ मेटल। अब इसके अंदर बेसिकली होता है कि बैटमैन हु लॉस्ट जो है वो पूरी की पूरी क्राइसिस एनर्जी को जमा कर लेता है और पूरी की पूरी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहीं पे जो वंडर वुमन होती है वो बेसिकली हमारी इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक स्टोरी आर्क की जो हीरोइन होती है और वो एंटी क्राइसिस एनर्जी जमा करती है और उसके जरिए इन दोनों के बीच एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला होता है और ये बहुत ही एपिक स्टोरी है जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ अभी आपके साथ 2 मिनट के अंदर। लेकिन इसके एंड में होता ये है बेसिकली कि यहाँ पे जो है वंडर वुमन बैटमैन हु लॉस्ट को हरा देती है, लेकिन इसके बदले में पूरी की पूरी मल्टीवर्स जो है डीसी की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसा कि वंडर वुमन के पास ये शक्तियां मौजूद थी कि वो मल्टीवर्स को दोबारा से क्रिएट कर सकती है, तो बिल्कुल वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स को दोबारा से क्रिएट करती है और इस यूनिवर्स के अंदर जो भी लोग अब दोबारा पैदा हुए हैं उनके पास वो सारी की सारी पिछली मेमोरीज मौजूद हैं, यानी कि वो किस तरह से मरे थे और किस तरह से सारे के सारे इवेंट हुए इसकी नॉलेज उनके पास मौजूद है और वो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सॉफ्ट रीबूट था जिसके अंदर यूनिवर्स खत्म तो हुई लेकिन कैरेक्टर्स बिल्कुल अपनी जगह वैसे ही हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। इस यूनिवर्स के अंदर जो मेन चेंजेस थी वो ये थी कि अब वंडर वुमन इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं रही थी और वो एक अलग ही तरह की गॉडेस बन चुकी थी जो कि सारी की सारी मल्टीवर्स के ऊपर नजर रख रही थी। तो इसी के बाद जिस तरह फ्लैश पॉइंट के बाद न्यू 52 एरा आया था, तो इसी के बाद हमारे पास फ्यूचर स्लेट नाम का एक एरा आया था जो कि अभी 2021 की शुरुआत में हमारे साथ शेयर किया गया था और उसके अंदर हमने डीसी कॉमिक्स के एक अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा, हमने जस्टिस लीग की एक नई टीम को देखा, हमने देखा कि बैटमैन अब ब्रूस वेन नहीं रहा है बल्कि उसकी जगह कोई और बन चुका है और इस तरह के हमने काफी ज्यादा चेंजेस देखी इस नई यूनिवर्स के अंदर। फ्यूचर स्टेट जो कि अभी 2021 के अंदर ही लॉन्च किया गया था, अब उसको भी दोबारा से रीलॉन्च करने का फैसला किया गया है और अब हमारे पास डीसी का सबसे ज्यादा रीसेंट और लेटेस्ट इवेंट आ रहा है जिसका नाम है इन्फिनाइट फ्रंटियर।
अब आप बोलेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब 2021 में एक रीबूट हुआ, इसके बाद दोबारा से रीबूट। तो भाई डीसी कॉमिक्स का काम ही यही है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा। तो बेसिकली फ्यूचर स्लेट के जरिए उन्होंने इस बात का फैसला करा कि वो देखना चाहते हैं कि रीडर्स को ये चीज पसंद आ रही है कि नहीं। अब उन्होंने जब देख लिया कि रीडर्स को कौन कौन सी चीजें पसंद आई हैं, तो अब वो उन चीजों को आगे ले जाके इन्फिनाइट फ्रंटियर का हिस्सा बनाने वाले हैं। अब इन्फिनाइट फ्रंटियर जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तकरीबन अपने एंड पे पहुंच ही चुका है, तो इसके अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि जो अब तक सारी कंटिन्यूटी चलते हुए आ रही थी, इन्फिनाइट क्राइसिस की, फाइनल क्राइसिस की, फ्लैश पॉइंट की, कन्वर्जेंस की, रीबर्थ की, वो सारी की सारी कंटिन्यूटी को एक साथ जोड़ दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपनी सारी हिस्ट्री याद है, और यानी कि डीसी कॉमिक्स जिस तरह से हमेशा से हुआ करते थे, अब वो दोबारा अपनी कोर के ऊपर जा चुके हैं। तो उससे होगा ये कि बेसिकली जो पुराने रीडर्स हैं उनको पता है कि इनके कैरेक्टर्स के पास वो सारी नॉलेज मौजूद है जो कि वो जानते हैं, और जो नए रीडर्स आ रहे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है कि उनके पास क्या नॉलेज है क्या नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब स्टोरीज रीड करेंगे तो उनको वो भी साथ साथ पता चलती रहेंगी। तो देखा जाए तो डीसी का ये इनिशिएटिव मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे डीसी कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस पूरे के पूरे नए इनिशिएटिव के बाद। तो भाई शुक्र मैंने सारी की सारी चीजें कवर कर ही ली। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक वीडियो के अंदर ये सब कवर करने वाला हूँ, मेरे पसीने छुड़े हैं लिटरली। लेकिन क्या करें, डीसी की कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा पेचीदा किस्म की है, लेकिन अब जाके लग रहा है कि डीसी वालों को होश आ चुका है और उन्होंने अपनी एक कंटिन्यूटी को पकड़ने का फैसला कर लिया है। मैं ये कहूंगा कि कॉमिक्स के अंदर इस तरह के बार बार रीबूट्स नहीं करने चाहिए। इसके जरिए जो रीडर्स उनके साथ शुरू से बने हुए होते हैं वो काफी ज्यादा डिसहार्ड होते हैं और उनको दोबारा से सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो वो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। मतलब बैटमैन और सुपरमैन का ओरिजिन आप कॉमिक्स में आखिरकार कितनी ही बार देखेंगे, जबकि अब 6 साल के बच्चे को भी ये बात पता होगी कि बैटमैन के पेरेंट्स को गोली लगी थी और तब जाके वो बैटमैन बन गया था। तो उसको बार बार दिखाने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। तो इसलिए अभी जो हमारे पास इन्फिनाइट फ्रंटियर है उसके जरिए ये बात एस्टेब्लिश की गई है कि अब डीसी जो एक मल्टीवर्स का हिस्सा नहीं बल्कि एक ओमनीवर्स का हिस्सा है। और ऐसा बताया जाने लगा है कि डीसी यूनिवर्स के साथ और भी ज्यादा अलग अलग मल्टीवर्सेस मौजूद हैं और डीसी से वो लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा लगने लगा कि अब डीसी कॉमिक्स जो एक बहुत ही अलग लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो मल्टीवर्स से निकल के ओमनीवर्स की बात खुलेआम कर रहे हैं और ओमनीवर्स के अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि डीसी वाले जो है अपने कॉमिक्स के अंदर मार्वल कैरेक्टर्स को भी दिखा सकते हैं अगर वो चाहें तो। और ऐसे रूमर्स भी सुनने में आ रहे हैं कि डीसी का जो अगला क्राइसिस इवेंट होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, उसके अंदर मार्वल के कैरेक्टर्स भी यहाँ पे क्रॉसओवर करते हुए नजर आएंगे। तो सच कहूँ तो मैं डीसी कॉमिक्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ जब से उन्होंने ये ओमनीवर्स वाली बात करी है, और अब हम अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा वाइल्ड कर सकते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सेस के यानी मार्वल और इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सेस जो हैं, चाहे इसमें इनविंसिबल यूनिवर्स हो चाहे दी बॉयज की यूनिवर्स हो, वो सब भी यहाँ पे हमें क्रॉसओवर होते हुए नजर आ सकती हैं। सो गाइस, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन डीसी के कांड के लिए इतनी ज्यादा लंबी है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर जो भी हो, मैंने यहाँ पे डीसी के सारे रीबूट्स को आपको सबसे ज्यादा आसानी से और शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी के मेन कौन से इवेंट्स हैं जो कि आज तक हुए हैं और उन इवेंट्स के जरिए किस किस तरीके से उन्होंने रीबूट करे हैं, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो। अगर देखा जाए तो डीसी कॉमिक्स के अंदर आज तक सिर्फ 2 ही हार्ड रीबूट किए गए हैं, जो कि क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ था और फ्लैश पॉइंट का था। इसके अलावा बाकी जो है वो सारे सॉफ्ट रीबूट्स थे, लेकिन उन्होंने भी काफी ज्यादा चेंजेस डीसी के अंदर करी हैं। सो गाइस, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ज्यादा ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर डीसी रीबर्थ को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी आपने मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।